अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो कॉफ़ी की जानकारी के लिए है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कॉफ़ी का सफ़र इस्लामी आध्यात्मिकता और रहस्यवाद से शुरू होता है, जिसकी वजह से इसे सदियों तक संजोया गया और अब ये बड़े कॉफ़ी हाउसों की शान बढ़ा रही है। आप जैसे ही कॉफ़ी के बारे में सोचते हैं, आपके ख्यालों में इटालियन एस्प्रेसो, फ्रेंच कैफ़े और लाते या अमेरिकी डबल ग्राइंड लाते आता है, जिसमें दालचीनी की खुशबू होती है। आपने स्कूल में यह ज़रूर पढ़ा होगा कि कॉफ़ी पीने वालों का पहला राष्ट्र अमेरिका ही था, क्योंकि किंग जॉर्ज ने चाय पर उत्पाद कर लगा दिया था। आज आप हर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कई शानदार कॉफ़ी चेन मसलन स्टारबक्स, कैफ़े न्यूरो और कास्टा ग्रेस के आउटलेट देख सकते हैं। और जब नेस्कैफे जैसा ब्रांड तो वैश्वीकरण का प्रतीक बन गया है। कहाँ मिलती है कॉफ़ी, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कॉफ़ी का उत्पादन गर्म इलाकों जैसे लैटिन अमेरिका, सब सहारा अफ्रीका, वियतनाम और इंडोनेशिया में होता है। यूरोप में कॉफ़ी, तंबाकू और चॉकलेट 16वीं और 17वीं सदी में मशहूर हो गया। कॉफ़ी का जन्म लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित यमन और इथियोपिया की पहाड़ियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि इथियोपिया के पठार में एक गडेरिए ने जंगली कॉफ़ी के पौधे से बने एक पेय पदार्थ की सबसे पहली चुस्की ली थी। शुरुआत में इसकी खेती यमन में होती थी और यमन के लोगों ने ही अरबी में इसका नाम कहवा रख दिया, जिससे कॉफ़ी और कैफ़े जैसे शब्द बने। कहवा शब्द का अर्थ शराब है और यमन के सूफी संत भगवान को याद करते वक्त ध्यान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। कॉफ़ी के इतिहास के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। साल 1414 तक मक्का भी कॉफ़ी से परिचित हो चुका था और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यमन के बंदरगाह मोचा से मिस्र भी पहुंच गई, लेकिन अब भी इसका सेवन केवल सूफी संतों तक सीमित था। काहिरा में एक धार्मिक विश्वविद्यालय के पास के कुछ घरों में इसकी खेती होती थी। इसके बाद 1554 तक इसका प्रसार सीरिया शहर, अलेप्पो और ओटोमान साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी इस्तांबुल तक हो गया था। लोग कॉफ़ी हाउस में बैठकर कई मसलों पर चर्चा करते थे, मुशायरे सुनते थे और शतरंज खेलते थे। ये कॉफ़ी हाउस बौद्धिक जीवन का प्रतीक बन गए और लोग मस्जिदों के बजाय कॉफ़ी हाउसों का रुख करने लगे थे। मक्का, काहिरा और इस्तांबुल में धार्मिक संगठनों ने इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए। कुछ विद्वानों का मानना था कि कॉफ़ी हाउस मैखानों से भी बदतर होते हैं और षड्यंत्र के अड्डे बन गए हैं। मुराद चतुर 1623 के राज में तो कॉफ़ी हाउस जाने वालों के लिए मौत की सजा का भी ऐलान किया गया, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे और अतः मुस्लिम विद्वानों को कॉफ़ी के सेवन की अनुमति देनी पड़ी। कॉफ़ी दो रास्तों से यूरोप पहुंचा, एक तो ऑटोमन सम्राट के माध्यम से और दूसरे समुद्र के रास्ते मोचा बंदरगाह से। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी मोचा बंदरगाह से कॉफ़ी की सबसे बड़ी खरीदार थी। काफी सैलानी उनके जहाज के ऑफ गुड होप होते हुए सऊदी पहुंचते थे या फिर इसे भारत को निर्यात किया जाता था। यमन की कॉफ़ी की बाकी खपत मध्य पूर्व में होती थी। मध्य पूर्व की तरह यूरोप में भी कॉफ़ी हाउस लोगों के मिलने जुलने, चर्चा करने और खेलने के अड्डे बनने लगे थे। चार्ल्स तृतीय ने साल 1675 में कहा था कि कॉफ़ी हाउस में असंतुष्ट लोग मिलते हैं और सत्ता के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। शुरुआत में यूरोप में कॉफ़ी मुस्लिम पेय मानकर इसे शक की निगाह से देखा जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास पोप क्लेमेंट 8वें इसकी एक प्याली पीकर इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने कहा कि इस पर मुसलमानों को एक अधिकार नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में कॉफ़ी के सेवन में तब तेजी आई जब 1683 में वियना को तुर्कों के कब्जे से आज़ाद कराया गया। वहाँ तुर्कों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में कॉफ़ी जब्त की गई। वियना में आज भी इस्तांबुल, दमिश्क और काहिरा की तरह कॉफ़ी की प्याली के साथ एक गिलास पानी दिया भी जाता है। आज काफ़ी वैश्विक हो चुकी है, लेकिन यमन में इसका उत्पादन घटता जा रहा है। सस्ते आयात और अन्य फसलों पर जो इसका मुख्य कारण है। कॉफ़ी के मूल स्थान यमन में 2011 में महज 2500 टन कॉफ़ी का निर्यात किया गया। आज कोई भी अरब देश दुनिया के अहम उत्पादों में शामिल नहीं है। आप लोगों को कैसी ये जानकारी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और